हेलो बच्चों, तो आज का आपका पीएवीटी का पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। तो अब देखेंगे बच्चों, उसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, 1 to 1 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस टू अ मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज अनदर पैराबोला विद द डायरेक्ट्रिक्स। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये बोला हुआ है कि आपके पास यहाँ पे क्या है, एक पैराबोला गिवन है। पैराबोला कौन सा गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो मैंने यहाँ पे पैराबोला ड्रॉ किया। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट होते a,0 आपको पता ही है। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है देखना कि मूविंग पॉइंट ऑन दी पैराबोला, दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया P, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो गए 80 स्क्वायर, 280। डन। मुझे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। डन। अब मुझे क्या ढूंढना है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the focus to a moving point on the parabola। तो फोकस एंड मूविंग पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट का लोकस ढूंढना है। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, h कोमा क्या हो गया। सही है बच्चों। अब हम क्या करेंगे समझना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, a प्लस 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे h। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा देखना 280 प्लस 0/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 कट हो गया। तो मुझे यहाँ पे टी का वैल्यू क्या मिल गया, k/a मिल गया। ये टी का वैल्यू यहाँ पे लगा दो। तो इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलते जाएगा, a प्लस a इंटू टी स्क्वेयर। टी स्क्वेयर का मतलब हुआ भाई k²/a² इज इक्वल टू हमारे पास क्या है h है। चलो क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्या हो जाएगा देखते जाना। अब ये यहाँ पे a² और यहाँ से एक कट हुआ, बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बचा k²/a इज इक्वल टू h माइनस a। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एक को सामने भेज दो और k एंड h को x एंड y में कन्वर्ट कर लो। तो हमने लिखा यहाँ पे क्या लिखा, हमने ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे k² बाय a है तो एक को सामने भेज दिया, तो सो वी कैन राइट हियर a इज इक्वल टू h माइनस a। चलो क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे देखते जाना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास यहाँ पे a प्लस a² बाई a² इज इक्वल टू h था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो 2 था वो 2 तो सामने गया, 2 कहाँ पे गया सामने। तो ये सिर्फ 2 हमने नहीं लिखा, तो यहाँ पे 2 मेंशन कर देते, तो ये हो गया 2। डन। अब 2 को बाहर ले लो, तो हम लिखेंगे k² इज इक्वल टू 2a, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे h माइनस a/2। चलो ये हो गया। अब देखना नेक्स्ट, तो हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, यहाँ पे h एंड k को x एंड y में कन्वर्ट कर लो। तो हमने लिखा है यहाँ पे y² इज इक्वल टू 2a इंटू x माइनस a/2 हो गया। ये हमारा कैपिटल X हो गया, ये हमारा y² इज इक्वल टू 2x हो गया। सही है। तो आप यहाँ से 4a का वैल्यू ढूंढोगे, मतलब यहाँ पे 4 टाइम कैपिटल A का वैल्यू ढूंढोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा 2a यहाँ पे लिखेंगे। सो a इज इक्वल टू वी कैन राइट हियर स्मॉल a/2। मुझे ढूंढना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। किसका इक्वेशन ढूंढना है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ढूंढना है। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या मिल जाएगा देखते जाना। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिलेगा, इस केस में हम लिखेंगे कैपिटल X इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे माइनस a/2 लिखेंगे। सो वी कैन राइट हियर कैपिटल X इज नथिंग बट इट इज स्मॉल x माइनस a/2 इज इक्वल टू माइनस a/2। कट हुआ तो x इज इक्वल टू आ गया 0। तो आपको ऑप्शन मिल गया 3rd। चलो सही है बच्चों, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है इक्वेशन को। नेक्स्ट देखो आगे बढ़ेंगे हम। अब क्या करना है देखते जाओ। हमारे पास क्या दिया, कंसिडर अ सर्कल विद इट्स सेंटर लाइंग ऑन दी फोकस ऑफ दी पैराबोला y² इज इक्वल टू 2px। समझना ध्यान से, हमारे पास एक पैराबोला गिवन है। पैराबोला कौन सा गिवन है वो देखते जाना। तो y² इज इक्वल टू 2px गिवन है। तो यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए p/2, 0। चलो क्लियर है। अब देखना नेक्स्ट, हमें यहाँ पे क्या बोला, कंसीडर अ सर्कल विद इट्स सेंटर लाइंग ऑन दी फोकस। सेंटर यहाँ पे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सर्कल में यहाँ पे लिखूंगा, सेंटर ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास यहाँ पे p/2, 0 है। चलो डन। सच दैट इट टचेज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। वो कहाँ पे टच कर रहा है, तो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस p/2। सही है। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे टच कर रहा है। तो आपका जो सर्कल होगा, आपका जो ये सर्कल बना, तो ये जो सर्कल है हमारा यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, सबसे पहले इसका रेडियस ढूंढ लो। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो जब ये रेडियस हुआ, तो रेडियस का डिस्टेंस कितना हो गया, तो r इज इक्वल टू यहाँ पे p/2 है और यहाँ पे माइनस p/2 है। तो टोटल मिला के क्या हो गया, रेडियस r इज इक्वल टू हो गया p। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया x माइनस p/2 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू p²। चलो सही है, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट,
हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, देन अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड द पैराबोला इज, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना है, सर्कल एंड पैराबोला का, ठीक है। तो हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन क्या था, हमारे पास था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2px, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा देखते जाना। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू करेंगे तो ये मिल जाएगा एक्स पी प्लस पी स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है यहाँ पे 2px है इज इक्वल टू पी स्क्वायर है। चलो सही है, तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हमें क्या मिलता जाएगा देखना, एक्स स्क्वायर मिला, हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे प्लस 2px है माइनस एक्स भी है, तो क्या मिल गया हमें प्लस px मिला, यहाँ पे पी स्क्वायर बाई 4 प्लस पी स्क्वायर है सामने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे मिलेगा प्लस 3p स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये माइनस 3p स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। चलो क्लियर है, 4 को सामने भेज दो, 4 को सामने भेजो तो क्या मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 4px माइनस 3p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। चलो डन। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन, 4 3 ज़ा 12 होगा, 12 के ऐसे फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन क्या हो जाए 4, तो 6 2 ज़ा 12 सही है। तो हमने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 6px माइनस 2px माइनस 3p इज इक्वल टू लिखेंगे 0। तो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन किया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से निकला 2x कॉमन निकला, यहाँ से क्या निकाला हमने p, लेकिन माइनस p कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास बचा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये बचा हमारे पास, यस और नो, ठीक है। देखना ध्यान से, तो हमने क्या कॉमन निकाला है, यहाँ पे 4x स्क्वायर था 6px है, यहाँ से p कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे p स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 3p आएगा, 2x माइनस 3p आ जाएगा। चलो सही है, ये हो गया। तो हमारे पास बचा क्या देखना, तो हमारे पास x के वैल्यू मिले, x इज इक्वल टू p बाई 2 एंड दूसरा x का वैल्यू क्या मिल गया, तो यहाँ पे मिल गया 3p बाई 2, सही है। तो x इज इक्वल टू p बाई 2 वाला वैल्यू होगा हमारे पास, यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा, x इज इक्वल टू p बाई 2 वाला वैल्यू, ठीक है। तो x इज इक्वल टू p बाई 2 वाला जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, तो देखते जाना, x इज इक्वल टू p बाई 2 वैल्यू लगाया तो हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा, तो जैसे कि मैंने इसमें p बाई 2 लगाया x का वैल्यू, तो p बाई 2 2 कट हो गया तो क्या बन गया p स्क्वायर बना, तो क्या हो जाएगा समझना, p बाई 2 कोमा p एंड p बाई 2 कोमा माइनस p बन गया। तो ये दोनों ही आ रहे हैं, मतलब ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी हो गया। चलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4x प्लस 2, बहुत ही सिंपल है, एक साथ ही पूरी प्रोसीजर में कर देता हूँ। इन दोनों को सामने भेज दो, लेफ्ट हैंड साइड पे परफेक्ट स्क्वायर बना दो, तो बन जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैंने दोनों साइड प्लस 4 किया हुआ है, ये भी साथ में याद रखना, ये दोनों को सामने भेजा तो ये हो गया माइनस 4x माइनस 2 प्लस 4 तो हो गया प्लस 2, तो यहाँ पे बना माइनस 4x प्लस 2 बना। इसको सॉल्व करेंगे, y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर से कॉमन क्या निकला, x माइनस 1/2 बन गया। चलो सही है। अब आपको ढूंढना क्या है, समझना, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स बनेगा, सबसे पहले 4a के साथ कंपेरिजन किया तो a का वैल्यू आ गया 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आएगा x इज इक्वल टू 1, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 है, 1/2 को सामने भेजा तो आंसर आ गया 3/2। चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है हमारे पास, द लाइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, ये लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई x इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। दूसरा देखो यहाँ पे क्या दिया, देन द वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ k इज, k का कोई वैल्यू चाहिए हमें, तो हमने क्या किया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमने लिखा kx माइनस 8, मैंने इसमें से k कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचा, तो ये बन गया x माइनस 8/k, सही है। अब हमने 4a के साथ कंपैरिजन किया तो a का वैल्यू क्या मिल गया, k/4, सही है। तो ये बन गया आपका कैपिटल X, ये क्या बना कैपिटल X। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गया, अगर इसको पॉजिटिव हम कंसीडर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगा, कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस ए बन जाएगा, कैपिटल X इज इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस ए। नाउ व्हाट इज कैपिटल X, कैपिटल X का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास है x माइनस 8/k इज इक्वल टू माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा k/4 हो जाएगा, माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा k/4, सही है। सो दिस इज वैल्यू ऑफ ए। अब मैंने इसको सामने भेजा तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 8/k माइनस k/4, ठीक है। अगर ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से मैच हो रहा है, ये अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए समझना ध्यान से, तो हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 8/k माइनस k/4, सही है। एलसीएम ले लो तो हमें क्या मिलते जाएगा देखते जाना, 1 इज इक्वल टू 4k माइनस 8 4 हो जाएगा 32 माइनस k² डिनोमिनेटर में आ गया 4k। तो हम क्या करेंगे 4k को सामने भेजेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4k को सामने भेजा 32 माइनस k², सो वी कैन राइट हियर k² प्लस 4k माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब मुझे सब्ट्रैक्शन में क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो 8 4 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, सही है। तो हमने लिखा 8 4 32, सो वी कैन राइट हियर k प्लस 8 एंड k माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, 8 4 32 हो गया। अब समझना वैल्यू ऑफ k हमारे पास क्या रहेगा, सो देयरफॉर हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, हमने लिखा k इज इक्वल टू -8 एंड k इज इक्वल टू आ गया 4। k का वैल्यू क्या आया हमारे पास -8, दूसरा क्या आ गया 4 आ गया। तो देख लो हमारा कौन सा वैल्यू पॉसिबल रहेगा, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है दी वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ k, तो दो वैल्यू आते हैं, दो में से कौन सा वैल्यू मैच होता है, तो k इज इक्वल टू 4 यहाँ पे मैच हो रहा है। चलो क्लियर। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड द लाइन 2bx प्लस 3cy प्लस 4d इज इक्वल टू 0 passes through the point of intersection of the parabolas y² is equal to 4x, x² is equal to 4ay, then इसमें से कौन सा रिलेशन सही है ये हमें ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, तो सबसे पहले हमें ये लाइन जो है कहाँ से पास हो रही है, दो पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो हमने दोनों पैराबोला का इक्वेशन ढूंढ लिया। तो पैराबोला का इक्वेशन यहाँ पे पहला जो पैराबोला है x² इज इक्वल टू 4ay, ठीक है, यहाँ से ढूंढा, डन। दूसरा हम क्या ढूंढेंगे देखते जाना, दूसरा पैराबोला क्या है x² इज इक्वल टू 4ay, तो ये ऐसा होगा पैराबोला। तो हमने क्या किया, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढा। तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो दिख ही रहा है 0,0 है, दूसरा वाला कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो हमें ढूंढना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ढूंढा वैल्यू y² इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। इसमें से हमने क्या किया, x का जो वैल्यू है वो यहाँ पे लगा दिया। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू लिखा y²/4 है, मैंने यहाँ पे लगाया। तो आंसर क्या आएगा, y²/4 का यहाँ पे लगाया वैल्यू, तो हमें मिल जाएगा y⁴/16a²। सामने हमने लिखा है 4a और यहाँ पे लिखा है y, ठीक है। तो यहाँ से एक y कट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 × 16 हो गया 64। तो हम लिखेंगे y³ इज इक्वल टू 64a³। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a। y का वैल्यू क्या मिल गया, हमें 4a मिल गया, ठीक है। अब देखना y का वैल्यू 4a मिला तो x का वैल्यू भी क्या मिलेगा समझते जाना। तो x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, y का वैल्यू यहाँ पे लगाया 4a, तो x का वैल्यू भी 4a ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट दो पॉइंट मिले, एक तो 0,0, दूसरा मिल गया 4a,4a। चलो क्लियर है, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे देखते जाना, दोनों वैल्यू रखेंगे और देखेंगे। पहला वैल्यू रखा है 0 0, तो ये क्या हो गया d इज इक्वल टू 0 दिया, ठीक है। दूसरा वैल्यू रखा 4a, जैसे ही मैं यहाँ पे x और y सेम रखूंगा, ये तो 0 ही है, तो 4a तो कट ही हो गया, बचा क्या मेरे पास 2b प्लस 3c इज इक्वल टू क्या मिल गया 0। ये दोनों ही 0 मिल रहा है, मतलब दोनों का स्क्वायर का एडिशन भी तो क्या होगा 0 ही होगा, सही है। तो वही हमने कर लिया है, देखो d² प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है हमारे पास, a parabola has the origin as its focus and the line x is equal to 2 as the directrix, then the vertex of the parabola is, समझना ध्यान से फोकस किसको बोला है, ओरिजिन को, ये फोकस है। x इज इक्वल टू 2 वाली जो लाइन है वो क्या है, हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स। आपको ढूंढना क्या है, देन द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, मतलब इसका मिड पॉइंट, ये 2,0, इसका मिड पॉइंट क्या हो गया 1,0, दिस इज वर्टेक्स, खत्म कहानी। चलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट P बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y² इज इक्वल टू 12x। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना, हमारे पास क्या है y² इज इक्वल टू 12x करके एक पैराबोला दिया है। तो मैंने यहाँ पे पैराबोला ड्रॉ किया। चलो सबसे पहले हमने क्या किया, ये पैराबोला ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे फोकस मेंशन किया, फोकस क्या है हमारा 3,0 है, फोकस क्या है हमारा 3,0। अब समझना यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया है, कौन सा पॉइंट लिया है हमने, कोई भी एक पॉइंट ले लिया P, जैसे कि मैंने इस पॉइंट को बोल दिया P एंड n बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P। अब मैंने क्या किया, P में से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको नेम दे दिया है n। चलो क्लियर। तो मैंने इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एज्यूम किए, क्या होते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इस पैराबोला के, तो y² इज इक्वल टू हमारे पास है 12x, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं 80² 280। a का वैल्यू क्या है हमारे पास 3, लगाओ यहाँ पे, 80² का मतलब हो गया 3t², 280 का मतलब हो गया 60। चलो सही है। अब देखना नेक्स्ट, यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट हो गए 3t² 0। चलो क्लियर है, ये समझ में आ गया सबको। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन।
अब आगे बोला है अ लाइन इज नाउ ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ पी एन। पी एन का मिड पॉइंट है एम, इसमें से एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। वो पैराबोला को कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, वो बोला हुआ है पैरेलल टू इट्स एक्सिस व्हिच मीट्स द पैराबोला एट क्यू। पैराबोला को क्यू पे मिल रही, पैरेलल कहां पे बोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ पैरेलल है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो ये तो 3t स्क्वायर ही रहेगा और बाजू में हो जाएगा 3t हो गया। चलो क्लियर। अब हमें क्या ढूंढना है, समझना ध्यान से। यहाँ पे जो क्यू दिया है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट सेम है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो वाई का वैल्यू हमने लगाया 3t, तो क्या हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू, तो हमने लिखा है यहाँ पे 3t एक्स का सॉरी वाई का वैल्यू पता है ना, तो ये हो गया 9t स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, सही है। तो यहाँ पे x का वैल्यू मिलेगा, तो हमें मिला 3t स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू x, सही है। 4 3 12 और 3 3 9, तो ये x का वैल्यू मिल गया। x कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, 3t स्क्वायर बाय 4 मिला। चलो क्लियर है। दूसरा हमें क्या ढूंढना है भाई, क्यू एन ढूंढना है। क्यू एन वाली जो लाइन है, क्वेश्चन में क्या बोला है समझना ध्यान से, ऑफ पी एन पैरेलल टू इट्स एक्सिस व्हिच मेक्स द पैराबोला एट क्यू, ठीक है। देन इफ द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन NQ इज 4/3, NQ का y इंटरसेप्ट का मतलब ये हो गया, तो ये पॉइंट दिया है 0,4/3 कि जब x 0 होगा तो y का वैल्यू ये होगा, ठीक है। तो मुझे तो इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढनी है, तो सीधी सी बात है स्लोप ऑफ NQ क्या हो जाएगा समझना, 3t माइनस 0, तो ये बना 3t। नीचे क्या आएगा, 3t स्क्वायर बाय 4 माइनस 3t स्क्वायर, तो मैंने 3t स्क्वायर कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बचा 1/4 माइनस 1 हुआ। इसको ध्यान से देखोगे, ये 3t कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस 4, तो ये बच गया हमारे पास -4/3t, ठीक है। दिस इज स्लोप ऑफ NQ, ये क्या हमारा स्लोप ऑफ NQ है। चलो क्लियर है। मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढना है, तो ये पॉइंट ले लो और वहां से इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिल जाएगा समझना, इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढोगे आप तो हमें मिलेगा y माइनस 0 इज इक्वल टू -4/3, डिनोमिनेटर में हमारे पास है t है, ऊपर लिखेंगे x माइनस 3t स्क्वायर। चलो सही है, x का वैल्यू लगाओ 0, x का वैल्यू क्या लगाओ 0 लगाओ, और y का वैल्यू लगाओ 4/3। तो देखो जैसे ही मैंने 4/3 लगाया, सामने आ गया -4/3t, यहाँ पे क्या बन गया -3t स्क्वायर बना, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करो, 4/3 कट, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे हमें मिल गया t इज इक्वल टू 1/3, t का वैल्यू क्या मिल गया 1/3। अब क्वेश्चन में जो भी डिस्टेंस पूछे उसके हिसाब से डिस्टेंस ढूंढो और मेंशन करो। जैसे कि pn बोला है तो pn ढूंढो, pn का मतलब क्या हो गया p से लेके n, तो यहाँ पे आप डिस्टेंस ढूंढोगे तो हो गया 60 टोटल। t का वैल्यू मैंने लगाया 1/3, तो आंसर आया 2 है, 2 नहीं है, तो ये दोनों रिजेक्टेड, बचा मेरे पास MQ का डिस्टेंस ढूंढ लो, बात खत्म, डन। तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से MQ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा ये 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, एक्सिस ऑफ पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या दिया है यहाँ पे, लाइज अलोंग दी एक्स एक्सिस बोला हुआ है। देन यही है एक्सिस ऑफ पैराबोला इफ इट्स वर्टेक्स एंड फोकस आर एट डिस्टेंस 2 and 4 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम दी ओरिजिन। पहला दिया है आपको डिस्टेंस में, क्या दिया सबसे पहले दिया है वर्टेक्स दिया है 2 के डिस्टेंस पे, तो ये 2,0 हो गया। दूसरा वाला दिया है फोकस, तो ये हो गया 4,0। चलो सही है, रिस्पेक्टिवली दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस ओरिजिन ऑन दी पॉजिटिव एक्सिस, ये ओरिजिन की पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया। अब देखना नेक्स्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन इट, मतलब मुझे यहाँ पे ढूंढना है सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो ऐसे ही होगा, वर्टेक्स में यहाँ से यहाँ तक की दूरी है a इज इक्वल टू 2। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, ये वाला होगा इक्वेशन y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, एक्चुअली होगा 4 इंटू a का वैल्यू होता है 2 इंटू, यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, नॉट होल स्क्वायर, इट इज x माइनस 2 ओनली, राइट। तो सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ब्रैकेट में हमने लिखा है x माइनस 2। अब 1/1 वैल्यू लगाएंगे, देखेंगे उसका y कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा। जैसे कि x का वैल्यू लगाया 5 माइनस 2 क्या आ गया 3 आया, तो स्क्वायर रूट निकाला, तो 4 2 और 3 मिलके यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, उसी पे लाई करेगा। 8 लगाया, 8 माइनस 2 क्या हो गया 6। अब मैंने स्क्वायर रूट लगाया, तो 8 2 16 होगा, क्या होगा 8 2 16 और 3 हट जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 √3 आया, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई नहीं कर रहा है। चलो समझ में आ गया, खत्म कहानी, तो डन। तो दूसरे पॉइंट भी चेक करोगे तो ये यहीं पे लाई करेंगे, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6th टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस,
ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 6 टर्म बोला है, मतलब आपको सबसे पहले तो जनरल टर्म ढूंढना चाहिए, टी आर प्लस 1, एन सी आर का मतलब हो गया 10 सी आर, यहाँ पे हम लिखेंगे 2x² रेस टू 10 माइनस आर, और बाजू में हो जाएगा -1/3x² होल रेस टू आर। चलो सही है। कौन सा टर्म चाहिए? 6 चाहिए, तो आर 6 टर्म चाहिए, तो मुझे आर का वैल्यू क्या लगाना पड़ेगा? 5। तो आर का वैल्यू 5 हो गया, तो ये बना 6, तो 10c5 2x² होल रेस टू 10 माइनस आर, आर का वैल्यू क्या है? 5, तो ये आया 5, इंटू में क्या हो गया? यहाँ पे आर का वैल्यू 5 है तो ऊपर आएगा माइनस, नीचे क्या आ गया? 3x² होल रेस टू 5 हो गया। चलो सही है, समझ में आ गया बच्चों। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन कर लोगे तो आपको ये मिल जाएगा, डन। माइनस वाला साइन भी आएगा, तो माइनस वाला साइन है, साथ में नॉन ऑफ दिस ऑप्शन भी है, तो इसलिए आपको वैल्यू ही ढूंढना पड़ेगा, विदाउट वैल्यू आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, डन। तो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? इफ द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 1:2 देन द वैल्यू ऑफ n विल बी। हमें यहाँ पे n का वैल्यू ढूंढना है। क्वेश्चन में समझना क्या दिया है, आपको बोला रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तो सबसे पहले x माइनस 1/2x होल रेस टू n गिवन है। तो मैंने सिंपल एक काम किया, मैंने इसका जनरल टर्म ही ढूंढ लिया सबसे पहला, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो एन सी आर एक्स रेस टू n माइनस आर माइनस 1/2x होल रेस टू आर। तो इसको सिंपली हम लिखते हैं -1 रेस टू आर, आगे लिखेंगे एन सी आर लिखेंगे, x रेस टू n माइनस आर था, यहाँ पे दोनों जगह पे आर दिया, तो डिनोमिनेटर में आया 2 रेस टू आर और x रेस टू आर था ऊपर आया, तो ये बन गया -2r। चलो सही है, ये समझ में आया। मुझे हर बार कोएफिशिएंट चाहिए, क्या चाहिए? मुझे सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो कोएफिशिएंट लेना है मुझे सीधा सा 2r प्लस 1। कौन से टर्म का कोएफिशिएंट लेना है? तो मुझे चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म। थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए, तो मुझे r इज इक्वल टू 2 लगाना है। क्या लगाना है? r इज इक्वल टू 2। तो r इज इक्वल टू 2 लगाऊंगा, मतलब यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखेंगे t3/t4 इज इक्वल टू 1/2 गिवन है। चलो सही है। तो थर्ड टर्म चाहिए, तो r इज इक्वल टू मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2। r इज इक्वल टू 2 लगाएंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा। 2 लगाया तो यहाँ पे 2 तो पॉजिटिव, यहाँ पे 2 लगेगा, तो ये बना NC2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ कोएफिशिएंट चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे जो भी पावर आएगा, तो हमें तो सिर्फ कोएफिशिएंट की बात करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 रेस टू आर है, तो क्या बनेगा देखते जाओ। तो 2 रेस टू आर का वैल्यू भी क्या आ गया? 2 आया, तो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में NC2, डिनोमिनेटर में आया 2, इनटू में अब मुझे चाहिए थर्ड टर्म हो गया, मुझे चाहिए फोर्थ टर्म, तो r इज इक्वल टू मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 3। तो जैसे r इज इक्वल टू 3 लगाऊंगा फोर्थ टर्म के लिए, तो यहाँ पे भी 3 आ गया, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन NC3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2r का वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, डन ना, क्योंकि r का वैल्यू पहले 2 लगाया था ना, इस वजह से यहाँ पे 2 आएगा, डन। इतना हो गया। अब इसका सिंप्लीफिकेशन क्या दिया सामने? 1/2 दिया। अब सिंपल इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे देखते जाना। तो NC2 दिया है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 क्यूब भी दिया, तो ये कट होगा, यहाँ पे एक पावर बचा। NC2 का मतलब हुआ n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आगे लगाया। यहाँ पे NC3 है, तो हम लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ऊपर लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, और इंटू में एक 2 तो है ही, और सामने है 1/2। चलो क्लियर है, समझ में आ गया। तो हमने ये 2 कट किया, n इंटू n माइनस 1 हटाया, तो बचा क्या हमारे पास? n माइनस 2। तो हमारे पास आंसर क्या आता है देखते जाओ। तो 3 2 6, 6 2 12, मतलब -12 इज इक्वल टू n माइनस 2, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया? -10। चलो डन है। तो n का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए? -10 आना चाहिए। चलो सही है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, 71 नंबर का क्वेश्चन। इफ द थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल रेज टू m इज -1/8x², देन द रेशनल वैल्यू ऑफ m। हमें किसका रेशनल वैल्यू ढूंढना है? m का रेशनल वैल्यू ढूंढना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ इज -1/8x² दिया है, तो सिंपल इसका थर्ड टर्म सिंपल ले जाओ। तो हमारा थर्ड टर्म इसका क्या हो जाएगा भाई? TR प्लस 1 MCR, यहाँ पे लिखेंगे x रेज टू r। चलो सही है, और सॉरी ओके सही है, x रेज टू r हो जाएगा, डन। थर्ड टर्म चाहिए तो r का वैल्यू लगाओ, कंपेयर करो, और वहाँ से आपको n किसका वैल्यू चाहिए था? m का वैल्यू चाहिए था, तो वो मिल जाएगा, खत्म कहानी। तो वहीं से आपको m का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1/2, डन। नेक्स्ट देख लो क्या करना है वैसे ही। इफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू -10 विल बी। यहाँ पे सिंपल इसका भी क्या करो? जनरल टर्म निकालो, वहाँ पे कोएफिशिएंट सेट करो। जैसे कि जनरल टर्म क्या निकलेगा? TR प्लस 1 12CR, यहाँ पे लिखेंगे a/x होल रेज टू 12 माइनस r
और यहाँ पे होगा बी एक्स होल रेस टू आर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता जाएगा देखते जाना, 12CR लिखेंगे, a रेस टू 12 माइनस आर है, इनटू में b रेस टू आर आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे x रेस टू आर, यहाँ पे क्या हो गया 12 माइनस आर, इसको नीचे दिया तो ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, ये माइनस था तो प्लस 2r माइनस 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2r माइनस 12। मुझे -10 चाहिए तो इसके इक्वल -10 कंपेयर करो। डन। कंपेयर करोगे तो r का वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगा, जो भी वैल्यू मिलता है वो लगा दो, बात खत्म। तो यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन सी आ जाएगा। डन बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या करना है। इफ द मिडल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इज 924 x रेस टू 6 देन n इज इक्वल टू, देखो n का वैल्यू यहाँ पे हमने हर एक जगह पे n का वैल्यू इवन दिया, तो इवन वैल्यू सोच के आगे बढ़ो कि सपोज n का वैल्यू इवन है तो क्या हो गया, इसका मिडल टर्म क्या होगा सोचो। तो मिडल टर्म हो जाएगा n/2 + 1, सीधा यही टर्म ढूंढो और यहाँ पे आप मैच कर लो, खत्म कहानी। डन, समझ में आ गया। दोनों x के पावर ही मैच कर लो तो खत्म हो जाएगा, तो वहीं से आपको n मिल जाएगा। तो यहाँ पे n क्या मिल गया 12। चलो क्लियर है। नेक्स्ट देख लो बच्चों क्या करना था। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसमें इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए। ये वाला क्वेश्चन तो कई बार आता ही है, तो हमने क्या किया tr + 1 जनरल टर्म ही ढूंढना है। 10CR हमने लिखा x², हमने क्या लिखा यहाँ पे x² होल रेस टू क्या लिखेंगे 10 माइनस आर, बाजू में लिखेंगे -3√3 डिवाइड बाई x³ लिखा हमने, और लिखा यहाँ पे होल रेस टू आर। तो इसको आज जनरल टर्म सिंप्लीफिकेशन tr + 1, तो हमने लिखा 10CR, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x², यहाँ पे स्क्वायर है ना तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 माइनस 2r हो गया, बाजू में हमने लिखा -1√r लिखा, 3√3 लिखा, r लिखा, यहाँ पे 3r हुआ -3r, तो ऊपर आया तो क्या हो गया ये -5r। समझ में आ गया। अब इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए, इसके इक्वल टू 0 करो, इसके इक्वल टू 0 किया तो r इज इक्वल टू आ गया, r इज इक्वल टू आया 4, r इज इक्वल टू 4 लगाओ, बात खत्म होगी। डन। इसका सिंप्लीफिकेशन करो, 4 लगाओ, ये भी सिंप्लीफाई करो, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो इसमें से कोई मैच हो जाएगा, और ये मैच होके ये आंसर आ जाएगा। चलो सही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया द कोएफिशिएंट ऑफ t रेस टू 24 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसमें से मुझे t रेस टू 24 का एक्सपेंशन करना है और मुझे पावर कोएफिशिएंट चाहिए। तो सिंपल है, मैंने इन दोनों को ओपन किया सबसे पहले, जहां तक t रेस टू 24 तक पावर आता है वो रखना है, बाकी जितने भी टर्म आते हैं वो हटा देने। तो मैंने क्या किया 1 + t² होल रेस टू 12, इसको ओपन किया, 1 के साथ पहले ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 1 + t रेस टू 24। अब देखना प्लस t रेस टू 12 के साथ मल्टीप्लिकेशन चालू किया तो ये बना t रेस टू 12, और यहाँ पे जो बना वो मिल गया पावर 36, वो मैंने हटा दिया, जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट तो हमें t रेस टू 24 का चाहिए, बाजू में भी एक्सपेंशन करूंगा तो कभी भी वहां से t रेस टू 24 नहीं निकलेगा, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होके। तो मैंने ये 2 टर्म ही रखा। अब देखना मुझे यहाँ से टर्म निकालने, समझने कौन से टर्म निकालने। तो यहाँ से एक टर्म तो आपको मिलेगा पावर में चाहिए, इसका जनरल टर्म में ढूंढूंगा, tr + 1 इज इक्वल टू 12CR, यहाँ पे लिखूंगा t² और होल रेस टू यहाँ पे लिखेंगे r, तो ये हो जाएगा 12CR t रेस टू 2r। मुझे कोएफिशिएंट कौन सा चाहिए, यहाँ से t रेस टू 24 का हर बार कोएफिशिएंट चाहिए। पहला टर्म सिलेक्ट किया, पहला टर्म सिलेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ से 24 पावर वाला ही टर्म सिलेक्ट करना है, तो सीधी सी बात है मुझे r इज इक्वल टू क्या लगाना पड़ेगा 12, तो 12 लगाया तो 12C12, तो ये आ गया कोएफिशिएंट 1। तो पहला कोएफिशिएंट ऑफ t रेस टू 24, तो पहला कोएफिशिएंट इसके लिए आया 1, ठीक है। जैसे ही t रेस टू 24 होगा तो 1 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन होगा, तो सीधा उसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी तो t रेस टू 24 आएगा, तो उसका भी कोएफिशिएंट आया 1। अब t रेस टू 12 के साथ है, तो t रेस टू 12 के साथ यहाँ पे भी क्या चाहिए, t रेस टू 24 ही चाहिए, ठीक है। तो t रेस टू 12 चाहिए, क्या चाहिए 12, यहाँ पे 12 है ना तो पावर में 12 चाहिए, तो 12 लाने के लिए r का वैल्यू 6, तो 6 लगाया तो 12 से 6 हो जाएगा प्लस 12C6, तो आंसर आ गया 12C6 + 2 है कहीं पे ऑप्शन में, पहला ऑप्शन हो गया बच्चों, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हमें। इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन इज 105 देन a² इज इक्वल टू, हमें a² का वैल्यू ढूंढना है, सीधी सी बात है। इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x बोला है तो यहाँ पे अभी आगे क्वेश्चन हमने किया tr + 1, तो हम क्या लिखेंगे 10CR √a x² रेस टू 10 माइनस r, और बाजू में लिखेंगे 1/2x³ होल रेस टू लिखेंगे r, सही है। तो हमें क्या करना है सिंप्लीफिकेशन, 10CR √a रेस टू 10 माइनस r, हमने ये लिखा, बाजू में हमने क्या लिखा है x रेस टू, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 - 2r, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 रेस टू r x रेस टू 3r, ठीक है, ऊपर ले जाओ और इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए।
तो यहाँ पे देखो x का पावर 0 करो तो r का वैल्यू मिल जाएगा, लगा लो इधर। तो आपको यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 105 के साथ कंपेयर करोगे तो वहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा। डन है, समझ में आया? जो भी वैल्यू आता है उसमें स्क्वायर कर लो, खत्म कहानी। तो स्क्वायर कर लोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपको 4 मिल जाएगी। डन। और r इज इक्वल टू मेरे ख्याल से आपको लगाना पड़ेगा, देखो -2r है, -3r हुआ तो -5r, तो 20 - 5r तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 4। r का वैल्यू लगाना पड़ेगा 4, ठीक है, लगा लो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। डन। इसको 105 के साथ कंपेयर भी करना है, 105 के साथ कंपेयर करना है, ठीक है, तो वहाँ से a का वैल्यू निकलेगा। डन। दी सम ऑफ द कोएफिशिएंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 1 लगाओ, आ गया आंसर। x इज इक्वल टू 1 लगाया, 1 + 1 - 3 तो आया -1 का पावर इवन, तो वो आएगा +1, खत्म कहानी। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 3 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 1 + x⁻n आर 28, 56 एंड 70, देन दी वैल्यू ऑफ n, हमें किसका वैल्यू ढूंढना है, n का वैल्यू ढूंढना है। तो हमें सिंपल यहाँ पे क्या ढूंढ लो आप, क्या बोला, 3 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन बोला हुआ, तो जनरली आपको 1 + x⁻n, तो इसका जनरल टर्म ही ढूंढो खटाखट से। तो जनरल टर्म आपको मिल जाएगा जैसे कि tr+1, तो वो मिल जाएगा NCR x⁻r, सही है। तो मुझे कंसेक्यूटिव टर्म चाहिए 3, तो मैंने एज्यूम किए tr-1, tr एंड tr+1, मैंने ये एज्यूम कर लिया। तो इसके कोएफिशिएंट आपको क्या मिलेंगे, 3 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, तो ये हमें मिल जाएंगे कंसेक्यूटिव टर्म्स, मतलब ये मिलेगा NC, यहाँ पे आएगा r-2, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा NCr-1 और ये आएगा NCr। चलो सही है, तो NCr आ गया। सभी को यहाँ पे क्या करो, ये तीनों रेशियो है, यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करो 28, 56 एंड 70 के साथ। डन। और रेशियो ही ले लो, क्या ले लो यहाँ पे रेशियो, तो आपको n और r का वैल्यू जो चाहिए वो यहाँ से मिलता जाएगा। डन। रेशियो लोगे तो 2 इक्वेशन बनेंगे, कितने, 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन आप सोल्व करो तो आपको n और r का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको n का वैल्यू चाहिए तो n का वैल्यू आपको मिल जाएगा 8। चलो क्लियर है, कैसे सोल्व करना है समझ में आया, ठीक है। रेशियो ले लेना, जैसे कि tr/tr-1, आपको लगता है सर मुझे ऐसे नहीं करना है, अगर मैंने tr+1, tr+2 और tr+3 लिया तब भी हो जाएगा, तब भी आपका आंसर वही आएगा। चलो सही है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, 79, द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इसका एक्सपेंशन कौन से पॉलिनोमियल का डिग्री आता है। मैंने सिंपल इसको अभी बोल दिया, मैंने इसको a बोल दिया, ठीक है। तो ये x + a⁻², मतलब ये पूरा टर्म ही a बोल दिया, तो x + a⁻5 और x - a⁻5 दिया। तो इसका सिंप्लीफिकेशन मैं सोच रहा हूँ क्या आएगा, तो सिंप्लीफिकेशन अगर मैं सोचूंगा तो पहला टर्म यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे हर एक सेकंड टर्म क्या आता है, नेगेटिव आएगा, है ना। इवन प्लेसेस पे जो टर्म आएंगे वो नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा, तो वो आंसर क्या आएगा, पहला टर्म यहाँ पे क्या निकलेगा, तो हम लिखेंगे 2 टाइम, पहला लिखेंगे 5c0 x⁻5, सही है। दूसरा वाला टर्म 5c1 वाला टर्म, यहाँ पे भी 5c1 वाला टर्म भी आएगा, लेकिन ये नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो वो 0 हो गया। तो 1 के बाद तुरंत आ जाएगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे x⁻5 - 2 क्या हो गया, 3 हो गया। अब a⁻2 क्या हो गया, 2। वैसे ही उसके बाद आएगा 5c4, यहाँ पे आया x और यहाँ पे आ गया a⁻4। चलो क्लियर है, इतना ही आएगा। a⁻4 का मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे ऊपर स्क्वायर आया, 4 का मतलब हुआ स्क्वायर हो जाएगा। डन। ऊपर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आया तो x³ का हाईएस्ट पावर क्या हो गया, x⁻6, और यहाँ पे इंटू में x, तो x⁻7 हाईएस्ट पावर हो सकता है, ठीक है। आगे कहीं पे भी वो हाईएस्ट पावर नहीं मिलेगा। चलो क्लियर है, तो ये पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 7। नेक्स्ट क्या बोला, द रिमाइंडर व्हेन 5⁻99 इज डिवाइडेड बाय 30। सिंपल, तो इसका करना क्या भाई, 5 इंटू, ये हो गया 5⁻98, ठीक है। तो 5 इंटू, मैंने इसका क्या किया भाई, स्क्वायर किया, तो 25⁻49 हो गया, पावर हो जाएगा हाफ, 98 का हाफ क्या हो गया, 49। अब समझना, इसको हम लिख सकते हैं 5⁻26 - 1 होल⁻49। डन। ये टर्म 13 से डिविजिबल है तो हटा दिया, तो रिमाइंडर आया 5 इंटू -1⁻49, सो इट इज़ 5 हो गया, -5 हुआ। मुझे 13 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर चाहिए, नेगेटिव है तो रिमाइंडर को पॉजिटिव करने के लिए इसमें 13 ऐड कर लो, तो +13 करोगे तो 13 - 5 हो जाएगा 8। चलो सही है, तो रिमाइंडर आपका आ गया 8। चलो क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। डन। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इज एट 1,4 देन द लेंथ ऑफ दिस फोकल कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला बेटा होता है a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो पैराबोला है y² इज इक्वल टू 16x है, तो हमने क्या किया, 4a का वैल्यू ढूंढा, वो मिला 16, a का वैल्यू मिल गया 4। ये पॉइंट है पैराबोला का, फोकल कॉर्ड का एक पॉइंट है ना, तो वहां से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में जैसे कि इसको हम लिखते हैं at² इज इक्वल टू 1, 2at इज इक्वल टू क्या है 4, तो a का वैल्यू लगाया, a का वैल्यू हमने क्या लगाया 4,
तो 4 2 हुआ 8, t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू हो गया 1/2। वैल्यू लगा तो बात खत्म, आंसर आ जाएगा। डन, दोनों वैल्यू लगाओगे तो आंसर देख लोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो ही जाएगा। डन, क्लियर है, कोई परेशानी इसमें? देखो आगे नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स y इज इक्वल टू 2 sin x। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो देखोगे आप, इसका मिनिमम वैल्यू देख लो, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो ऑलवेज जैसा ही होगा, एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी टच नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2 है। मिनिमम वैल्यू क्या है इसका, ग्रेटर देन 2, और ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 2 तक जाएगा, उनसे आगे नहीं जाएगा ये। चलो क्लियर है, जब ऐसा होता है मतलब दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 0। ग्राफ से ही ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, अभी आगे सॉल्व किया था इसका एक्सपांशन, ठीक है। तो वही एक्सपांशन पूछा हुआ है, बस चेंजेस थोड़ा बहुत ही है, तो आप मेरे ख्याल से कर लोगे ये क्वेश्चन। डन, कैसे करना है बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ फिर भी। यहाँ पे लिखा है 1 + √5 होल रेज़ टू 5, इसमें से भी मैंने एक माइनस का निकाल लिया, तो यहाँ पे ऊपर 5 पावर था ना, तो माइनस आया तो ये प्लस हो गया, हम लिखेंगे 1 - √5 होल रेज़ टू 5। तो इसका सीधा आंसर हम लिख सकते हैं 2 टाइम, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5c0, यहाँ पे आया 1, पहला टर्म बचेगा, दूसरा कैंसिल, तीसरा आएगा, तो तीसरा टर्म हो गया 5c1 के बाद आएगा 5c2 5c2 आया तो हम लिखेंगे √5 का स्क्वायर, प्लस आएगा 5c4 √5 का पावर 4, ठीक है। बस ऐड कर लो सभी को तो आपको मिल जाएगा 352। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों, क्या है हमारे पास, 84 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे एन दिया, इफ द रेशियो ऑफ द 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द 7 टर्म फ्रॉम द एंड इज 1/6। सीधी सी बात है, 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया, पहले वाले को लिखा हुआ है a + b होल रेज़ टू n, गिवन है। फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब ये हो गया tr + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझना, जनरल टर्म, जनरल टर्म होता है ncr a रेज़ टू n - r, और यहाँ पे हो गया b रेज़ टू r, सही है। 7 टर्म चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब ये हुआ nc7 a रेज़ टू n - 7, और ये रह गया b रेज़ टू 7। 7 टर्म मतलब यहाँ पे r का वैल्यू आएगा 6, सॉरी, तो यहाँ पे लिखेंगे a रेज़ टू n - 6 b रेज़ टू 6, ठीक है, और यहाँ पे भी nc6 हो जाएगा, क्योंकि r का वैल्यू आपको 6 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना, एंड में से चाहिए टर्म, तो सीधी सी बात है, एंड में से चाहिए ना, तो इसको ऐसा लिख दो ना उल्टा, b + a रेज़ टू n। अब यहाँ से शुरुआत में से वापस से 7 टर्म, तो वैसे ही निकालोगे तो यहाँ पे सिर्फ n b इंटरचेंज हुआ, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, समझना, सेम टू सेम nc6 यहाँ पे लिखेंगे b रेज़ टू n - 6, और यहाँ पे लिखेंगे a रेज़ टू 6। चलो सही है, समझ में आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब देखो ऊपर नीचे से ये टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन आप देखोगे तो क्या होगा, समझना, ऊपर नीचे पावर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं a/b होल रेज़ टू n - 6, यहाँ पे हम लिख सकते हैं b/a, ठीक है। तो b/a लिखे, या तो फिर इसको डिनोमिनेटर में लिखे a/b होल रेज़ टू 6 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, सामने क्या दिया है, 1/6 दिया है। डन, अब a/b का वैल्यू क्या हो जाएगा वो ढूंढ लो। यहाँ पे a/b का वैल्यू, a का वैल्यू है √2, b का वैल्यू है 1/3, मतलब a/b का वैल्यू क्या हो गया, समझना ध्यान से, a/b का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, a/b लगाओगे तो इसके डिनोमिनेटर, तो ये टर्म ऊपर हो गया, तो मतलब हुआ 6 रेज़ टू 1/3, ये क्या बन गया, 6 रेज़ टू 1/3 बन गया। चलो क्लियर है, समझ में आ गया, तो बस इसको सॉल्व करो तो आपको आंसर मिल जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे a/b n - 6, और यह हो जाएगा n - 12 हुआ, इज इक्वल टू हुआ 6 रेज़ टू -1, और a/b इज नथिंग बट इट इज 6 रेज़ टू 1/3, तो n - 12/3 इज इक्वल टू 6 रेज़ टू -1, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे n - 12 इज इक्वल टू -3, तो n इज इक्वल टू 9। खत्म कहानी बच्चों, चलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो लास्ट क्वेश्चन, द एक्सपांशन ऑफ दिस द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स का मतलब ये हुआ, तो हमें यहाँ पे 2 and 8 है, तो हमें क्या करना है, तो 1024, इसका जनरल टर्म क्या होता है, tr + 1, जनरल टर्म होगा 1024cr, यहाँ पे लिखेंगे 5 रेज़ टू 1/2 होल रेज़ टू n - r, और यहाँ पे हो जाएगा 7 रेज़ टू 1/8 होल रेज़ टू r। तो मुझे r का ऐसा वैल्यू चाहिए, समझना ध्यान से, मुझे r का ऐसा वैल्यू चाहिए जहाँ पे वो मल्टीपल किसका हो जाएगा, 8 का, किसका मल्टीपल हो जाएगा, 8 का। 8 का मल्टीपल होगा तो ये तो 2 से डिविजिबल दोनों टर्म हो गए, खत्म कहानी, ठीक है। तो 8 के मल्टीपल ढूंढ लो, तो वहाँ से आपका काम बन जाएगा, ठीक है, डन। तो और एक टर्म उसमें क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, पहला टर्म भी काउंटिंग में आएगा। जैसे कि मैंने r का मल्टीपल ढूंढा, जैसे क्या किया मैंने, 1024 को 8 से डिवाइड किया,
तो यहाँ से आंसर निकलेगा, है ना। 8 1 जा 8 हुआ, 2 बचा, 8 2 जा 16, यहाँ पे क्या बचा 16 हुआ तो ये बचा 6, ये 8 8 जा 64 हो गया, ये हो गया 0। और यहाँ पे 0 पे भी एक टर्म आएगा ना, r इज इक्वल टू 0, ये r के वैल्यूज मिले 128 वैल्यूज है r के, ठीक है। 1024 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो 128 पाए, एंड पहला टर्म जब 0 रखते हो, r का वैल्यू 0 रखते हो तब भी फर्स्ट टर्म मिलेगा ना, तो वो एक टर्म, तो टोटल मिला के हो गए 129 टर्म, ठीक है बच्चों, है ना। तो बच्चों आप कमेंट करो कि आपके PABT में कितने मार्क्स आएंगे ना, पेपर भी बहुत बढ़िया था, है ना बच्चों। थैंक यू वेरी मच।